नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित और विशाल उपन्यास पर बात करने वाले हैं, विक्रम सेठ का अ सूटेबल बॉय। जी नमस्कार। और विशाल शायद इसके लिए एकदम सही शब्द है। हाँ, हमारे पास इसकी एक काफ़ी अच्छी समीक्षा है, तो हम उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब, जो आज़ादी के ठीक बाद के भारत में सेट है, इतनी खास क्यों है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा विशाल मतलब लगभग 1350 पन्ने, अंग्रेजी के सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है ये। बाप रे! तो ये हमें सीधा 1950 के भारत में ले जाती है, वो दौर जब देश अपनी नई पहचान बना रहा था। हाँ, और उसी माहौल के बीच में है कहानी की मुख्य पात्र लता मेहरा। अच्छा, समीक्षा बताती है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, पढ़ी लिखी, अपने ख्याल रखने वाली लड़की। जी, लेकिन उसकी माँ रूपा मेहरा उनके सिर पर एक ही धुन सवार है, लता के लिए एक उपयुक्त लड़का ढूंढना। यहीं से कहानी का, कह सकते हैं, मुख्य संघर्ष शुरू होता है। हाँ बिल्कुल। और लता के सामने जो विकल्प हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। ये सिर्फ लड़कों का चुनाव नहीं है, बल्कि जीवन जीने के अलग अलग तरीकों का चुनाव है। कौन कौन है ये दावेदार? समीक्षा क्या कहती है? देखिए, एक तो है कबीर दुर्रानी, लता का पहला प्यार, जोशीला, थोड़ा बागी तेवर वाला, और सबसे अहम मुस्लिम, जो उस समय के माहौल में एक बड़ी बात थी। अंतरधार्मिक संबंध। जी। फिर दूसरा है अमित चैटर्जी, कलकत्ता का पढ़ा लिखा पश्चिमी रंग में रंगा हुआ कवि, बौद्धिक स्तर पर शायद ज्यादा मेल खाता हो। अच्छा, और तीसरा? तीसरा है हरेश खन्ना, वो एक शू इंडस्ट्री में काम करने वाला सीधा साधा मेहनती और व्यवहारिक लड़का है, जमीन से जुड़ा हुआ। तो प्यार, बुद्धि या व्यवहारिकता? हाँ, समीक्षा इसी कश्मकश को उस दौर के युवाओं के सामने मौजूद परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व के तौर पर देखती है। लेकिन ये सिर्फ लता की कहानी तो नहीं है जैसा समीक्षा में लिखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 4 बड़े परिवारों की कहानी है, मेहरा, कपूर, चैटर्जी और खान। उनकी कई पीढ़ियां, उनके आपसी रिश्ते, उनकी खुशियां, उनके गम, सब कुछ इसमें बुना हुआ है। और यहीं पर व्यक्तिगत कहानियां बड़े ऐतिहासिक कैनवस से जुड़ जाती हैं ना। सही कहा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि सेठ ने कितनी खूबी से निजी जिंदगियों को देश में चल रही बड़ी घटनाओं से जोड़ा है। जैसे भारत का पहला आम चुनाव, उस समय का राजनीतिक माहौल, हिंदू मुस्लिम तनाव जो विभाजन के बाद भी मौजूद था, और बहुत महत्वपूर्ण जमींदारी प्रथा का खात्मा और भूमि सुधार। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स। ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, ये किरदारों की जिंदगी, उनके फैसलों, उनके रिश्तों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। यही इसकी खूबी है। और पढ़ने का अनुभव कैसा है? समीक्षा में लिखने के स्टाइल के बारे में क्या कहा गया है? क्या वाकई पाठक उस दुनिया में खो जाता है? जी, समीक्षा तो यही कहती है। सेठ का वर्णन बहुत बारीक है। वो माहौल, आवाजें, यहाँ तक कि खाने की महक, सब कुछ पाठक महसूस कर सकता है। अच्छा। और कहानी किसी एक किरदार के नजरिए से नहीं चलती, कई किरदारों के दृष्टिकोण से कहानी आगे बढ़ती है, जिससे हमें एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर मिलती है। तो स्टाइल थोड़ा विक्टोरियन नॉवेल जैसा बताया गया है, मतलब लंबा, विस्तृत। हाँ, कुछ वैसा ही, जिसमें रोमांस भी है, पारिवारिक ड्रामा भी, समाज पर टिप्पणी भी, और कहीं कहीं हल्का हास्य भी है, खासकर किरदारों की आपसी बातचीत में। तो इस बड़े फलक पर मुख्य विषय क्या उभरते हैं समीक्षा के मुताबिक? लता की कहानी में प्यार बनाम फर्ज का तनाव तो साफ दिखता है। हाँ, वो तो है ही। उसके अलावा जाति और धर्म समाज में कैसे रचे बसे थे, और कैसे वो निजी और राजनीतिक दोनों तरह के फैसलों पर असर डालते थे, ये बहुत अहम है। और राजनीति? नए नए आजाद हुए देश की राजनीति, लोकतंत्र के पहले कदम, भूमि सुधार जैसे सामाजिक बदलावों का संघर्ष, और इन सब के बीच भारतीय परिवार, उनके जटिल बंधन, उनका प्यार, उनके तनाव, ये सब बहुत मजबूती से उभर कर आते हैं। तो इन सब को मिलाकर समीक्षा इस उपन्यास को इतना खास क्यों मानती हैं? क्या चीज इसे अलग बनाती है? मेरे ख्याल से समीक्षा का निचोड़ ये है कि ये 1950 के दशक के भारत का एक अविश्वसनीय रूप से जीवंत और विश्वसनीय दस्तावेज पेश करता है। अच्छा। और सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं, छोटे छोटे किरदार भी इतने असली लगते हैं कि पाठक उन्हें भूल नहीं पाता। और इसका स्केल, मतलब एक तरफ एक निजी प्रेम कहानी चल रही है, दूसरी तरफ एक राष्ट्र अपनी पहचान गढ़ रहा है। और दोनों को साधना आसान नहीं होता। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि इन दोनों स्तरों पर संतुलन बनाना ही सेठ की बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 1350 पन्ने,
ये हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। क्या समीक्षा कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करती है? हाँ, करती है। लंबाई तो है ही, इसके लिए समय और सब्र दोनों चाहिए। समीक्षा ये भी मानती है कि कहानी की रफ्तार कुछ हिस्सों में धीमी लग सकती है, खासकर जहाँ राजनीतिक या प्रशासनिक ब्यौरे ज्यादा हैं। और शायद स्टाइल भी, जो परंपरागत है। जी, हो सकता है आज के तेज रफ्तार वाले उपन्यासों के आदी पाठकों को ये थोड़ा धीमा लगे। तो फिर समीक्षा के अनुसार ये किताब असल में किन लोगों को बहुत पसंद आ सकती है? देखिए, जो लोग एपिक लिटरेचर पसंद करते हैं, जिन्हें इतिहास में दिलचस्पी है, या जो किरदारों की गहराई में उतरना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये एक तोहफा है। और साथ ही लेखक, साहित्य के छात्र और शायद वो भारतीय प्रवासी जो अपने इतिहास और जड़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम हो सकती है। क्या मिलता है इसे पढ़कर? उस दौर की गहरी सामाजिक राजनीतिक समझ मिलती है, किरदारों से एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है, और हाँ, जैसा मैंने कहा, धैर्य रखना भी सिखाती है। तब पर मिलाकर सूटेबल बॉय सिर्फ एक मैच मेकिंग की कहानी नहीं है। ये आज़ादी के बाद के भारत का एक बहुत बड़ा, डिटेल्ड और मानवीय चित्र है। बिल्कुल, एक सामाजिक महाकाव्य। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे परंपरा और आधुनिकता का टकराव, या निजी इच्छा और परिवारीय समाज की उम्मीदों के बीच की खींचतान, हाँ, वो आज भी कितने प्रासंगिक हैं, है ना? आज की इस बदलती दुनिया में उपयुक्त क्या है, इसका मतलब शायद और भी पेचीदा हो गया है। ये सोचने वाली बात है। एक अच्छा सवाल छोड़ा है अपने आखिर में।